शाम को मैं टैक्सी लेकर उस कोठी पहुंच गया जो एक पुरफजा मकाम पर वाक़ थी। एक जानिब सफेदे के दरख्तों तले सुर्ख टोयोटा कार खड़ी थी। कमरों में रोशनी हो रही थी। एक कमरे में से अंग्रेजी म्यूजिक की धीमी धीमी आवाज आ रही थी। कोठी के गेट पर कोठी का नंबर लिखा था, शबाना के नाम की तख्ती नहीं थी। मैंने घंटी का बटन दबाया। आमने सामने खूबसूरत कोठियों वाली ये छोटी सी पुख्ता सड़क शाम के ठंडे अंधेरे में सुनसान थी। दूसरी बार बटन दबाने पर सामने कुछ फासले पर ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला और एक मुलाजिम लड़का गेट की तरफ दौड़ा। मेरा हुलिया देखकर कुछ मरऊब सा होकर बोला, किससे मिलना है मौलवी जी? मैंने कहा, बीबी जी से कहो मौलाना साहब आए हैं। आपका नाम क्या है मौलवी जी? तुम जाकर कह दो मौलाना साहब आए हैं बस। लड़का दौड़कर कोठी में चला गया। 1 मिनट बाद ड्राइंग रूम में से एक उधेड़ उम्र की औरत बरामद हुई। ये शबाना की नौकरानी थी, जिसके बारे में मुझे पहले ही बता दिया गया था। ये मुसलमान नौकरानी शबाना के साथ रहती थी। उसने पोठोहारी लहजे में कहा, बीबी जी ने आपको अंदर बुलाया है। मैंने दिल में कहा, तुम्हारी बीबी जी को तो ऐसी दुर्गत बनाऊंगा कि सारी उम्र याद करेगी। मैंने दरवेशों की तरह हाथ उठाकर दुआ दी और नौकरानी के पीछे चल दिया। मुझे साइड रूम में बिठा दिया गया जो बड़े सलीके से सजा हुआ था। दुनिया जहान के नवादरात वहां जमा थे। मैं सोफे पर बैठ गया, आंखें बंद कर ली और तस्बीह शुरू कर दी। अलबत्ता नीमवा आंखों से दूसरे कमरे के दरवाजे के पर्दे को भी देखता रहा। दफतन पर्दा हटा और मेरे सामने सुर्ख और सफेद रंग और चमकीली आंखों वाली एक हसीन और जमील दोशीदा रेशमी शलवार कमीज में मलबूस आग खड़ी हुई। उसके कंधे पर एक फूलदार कीमती शाल थी। कटे हुए बाल जिन्हें किसी केमिकल से सुनहरा किया गया था उसके कांधों पर पड़े हुए थे। मेरी दरवेशों ऐसी सूरत देखकर उसने अदब से सलाम किया और मेरे सामने सोफे पर बैठ गई। उससे पहले कि वो मुझसे पूछती मैं कौन हूँ, मैंने अपना तारुफ करवाते हुए बताया कि मैं सैयद पीर शरफ अली हूँ और एक रूहानी मुआलिज हूँ। मैंने महसूस किया कि उस पर कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ, ताहम बज़ाहिर वो बहुत खुश हुई और बोली, मैंने आपके बारे में अखबारों में पढ़ा है। ज़ैर नसीब कि आप गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए। मैंने तस्दीक के ख्याल से पूछ दिया कि क्या वही शबाना है? वो मुस्कराई। उसके दांत मोतियों की तरह चमकने लगे। जी हाँ, इस नाचीज़ ही को शबाना कहते हैं, मगर हजूर मैं तो मॉडलिंग का गैर शरई काम करती हूँ। आपने मुझ गुनहगार के यहाँ कदम रंजा फरमाने की कैसे जहमत गवारा की। मैं उसे गहरी निगाहों से देख रहा था, लेकिन क्या मजाल है कि वो मेरी आंखों की तेजी से जरा भी मुतासिर हुई हो। मैं दिल ही दिल में उसके आसाब और खुद एतमादी को सराहे बगैर न रह सका। हैरानी की बात यह थी कि उसने मुझे अभी तक पहचाना नहीं था। शायद उसकी वजह यह थी कि उसे मेरी जो तस्वीर दिखाई गई थी उसमें मेरे लंबे लंबे बाल नहीं थे और दाढ़ी भी छोटी थी। अब मैंने दाढ़ी कुछ बढ़ा ली थी और सर के बाल भी कुछ लंबे हो गए थे। फिर मैं दरवेशों के भेस में था। मैंने उसकी तरफ झुकते हुए आहिस्ता से कहा, संधिया तुमने मुझे पहचाना नहीं? वो सोफे पर उछल सी पड़ी और मेरी तरफ फटी फटी आंखों से तकने लगी। फिर उसके होंठों से अपने आप निकल गया, कर्नल मनी। हाँ, मैंने जवाब दिया। वो जल्दी से उठी। उसने बैक साउंड का दरवाज़ा बंद कर दिया। बैक साइड का दरवाज़ा बंद करके वो मेरे पास आकर बोली, भगवान के लिए ये लफ्ज़ फिर कभी ना बोलना। कर्नल मनी, मुझे पहले ही कुछ शक हुआ था, मगर तुम्हारी जो तस्वीर मुझे दिखाई गई थी वो तो उस वक्त मेरे लंबे बाल नहीं थे और मेरी दाढ़ी भी बढ़ गई है। मैंने उसे अपना बताया और एहतियात के तौर पर उसका कोड भी दरियाफ्त कर लिया। वो संभल कर बैठ गई और उसने मुझे बताया कि अंदर उसके कुछ मेहमान आए हुए हैं। मैंने मुस्करा कर पूछा, क्या सरकारी मेहमान हैं? वो मुस्कराई। और भला कौन हो सकते हैं? महाशय जी। फिर उसने मुझसे पूछा कि मैं इस्लामाबाद के मिशन पर आया हूँ और उसके पास आने का मकसद क्या है। मैंने वेटिंग रूम वाले भारतीय जासूस का हवाला देते हुए कहा, मुझे तुमसे मिलने की हदायत की गई थी और मेरा मिशन ऐसा है कि तुम्हें उसके बारे में अभी नहीं बता सकता। वो खामोश निगाहों से मुझे देखती रही। जब मैंने उसके सरकारी मेहमानों से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसकी क्या ज़रूरत है श्रीमान जी? मैंने कहा, हो सकता है मुझे उन लोगों से कभी वास्ता पड़ जाए।
शबाना नहीं चाहती थी कि मैं उसके दोस्तों से मिलूं, लेकिन वो जानती थी कि मैं एक ऐसा भारतीय जासूस हूं जो किसी बेहद अहम मिशन पर पाकिस्तान आया हूं और मेरा बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान में मुक़य्यम भारत के मास्टर स्पाई जगदेश से है। चुनांचे वो इनकार न कर सकी और मुझे टीवी लाउंज में रोशनी बड़ी मदम और रोमान अंगेज थी। फिजा में आला परफ्यूम और मशरूब की मिली जुली खुशबू भी बसी हुई थी। दो आदमी जिन्होंने गर्म सूट पहन रखे थे सोफे पर बैठे मशरूब से जी बहला रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने जल्दी से गिलास मेज के नीचे रख दिए। शबाना ने मेरा तारुफ कराया। सरकारी अफसर भी मुझे जानते थे। उन्होंने अखबार में मेरी रूहानी मसरूफियात के इश्तिहार और खबरें पढ़ रखी थीं। दोनों मुझे देखकर घबरा गए। शबाना ने बड़ी अक्लमंदी से काम लेते हुए फौरन ही मुस्कुरा कर कहा, शाह जी बड़े आज़ाद ख्याल दरवेश हैं, ये ऐसी बातों को नापसंद नहीं करते, आप बेफिक्र रहें, इनका आना बरकत का बायस है। ये सुनकर उनकी जान में जान आई। मैंने भी उनका एतमाद हासिल करने के लिए हाफिज शिराजी और उमर खयाम के ऐसे शेर सुना डाले जिनमें सागिर रोमीना का तज़किरा था। नतीजतन वो खूब खुल गए और गिलास दोबारा मेज पर रख लिए। वो मरकजी हुकूमत के अफसर थे और ऐसी कलीदी जगहों पर फाइज थे जहां से भारत को बड़ी कीमती मालूमात हासिल हो सकती थीं। मैंने इन दोनों की शक्लें और नाम जहन में नक्श कर लिए। उनमें से एक अफसर गंजा और मोटी तोंद वाला था और वो खूब बैकी बैकी बातें कर रहा था। उसका नाम को छोड़ें, आपसे बेग साहब कह लें। यहाँ मैं मुहिब्बे वतन बेग साहब से माजरत चाहूँगा। ये गंजा मिस्टर बेग मरकजी हुकूमत में एक ऐसी पोस्ट पर था कि अगर वो बकौल संध्या के वाकई उसे हुकूमत के राज बहम पहुँचा रहा था तो वो पाकिस्तान को ज़बरदस्त ख़तरे में डाल रहा था। मैंने अपनी बातों से गंजे अफसर को अपना घर विदा कर लिया। मैंने उससे उसका फ़ोन नंबर और दफ्तर का पता भी ले लिया। दूसरे अफसर को आप मलक साहब कह लें। कुछ देर बाद मैंने उठते हुए कहा, अच्छा शबाना बीबी, मुझे इजाज़त दो, हमारे वजीफे का वक्त हो रहा है, इंशाल्लाह फिर मिलूंगा, खुदा हाफिज। दोनों अफसरों ने उठकर बारी बारी मेरे हाथ चूमे। शबाना मेरे साथ कोठी के दरवाजे तक आई और पूछा, कर्नल मनी, तुम इस्लामाबाद में कब तक हो? मैंने कहा, बहुत जल्द मैं अपने दूसरे टारगेट पर हमला करने के लिए यहाँ से चला जाऊंगा, नमस्कार। शबाना ने दाएं बाएं देखा और दबी जबान में कहा, नमस्कार। मैं कोठी से चला आया। मुझे किसी वक्त भी इस्लामाबाद से कूच करने और फैसलाबाद पहुंचकर मास्टर स्पाई जगदेश यानी मास्टर फिरोजुद्दीन घड़ी साज से मिलने के आर्डर मिल सकते थे। चुनांचे मैं जल्द से जल्द अपनी स्कीम पर अमल शुरू कर देना चाहता था। मेरी स्कीम ये थी कि इस्लामाबाद में CID के चीफ से मिलूं और उनको सब कुछ बता दूं। फिर निहायत होशमंदाना हिकमत अमली से इन लोगों को गिरफ्तार किए बगैर उनके जाल में फंसे हुए लोगों को एक एक करके हिरासत में ले लिया जाए। इन भारतीय जासूसों में से किसी एक को बड़ी चालाकी से पकड़ लिया जाए, खा उसके साथ मुझे भी क्यों ना अपनी गिरफ्तारी पेश करनी पड़े। मेरी निगरानी हो रही थी, मैं जहां भी जाता था मुझे निगाह में रखा जाता था, इसलिए मैंने यही मुनासिब समझा कि किसी ऐसे तरीके से छुपकर होटल से निकला जाए कि भारतीय जासूस मुझे ना देख सके। छुपकर होटल से निकलने के तरीके पर गौर करते हुए मुझे ख्याल आया कि होटल वालों की लॉन्ड्री हर रोज शाम को जाती है, जिसको ले जाने के लिए एक बंद गाड़ी होटल के तहखाने में उतर जाती है। तहखाने के अंदर ही गाड़ी में होटल के कमरों की मैली चादरें और तौलिए वगैरह भर दिए जाते हैं, जिन्हें लेकर गाड़ी वापस चली जाती है। मैंने वक्त देखा, शाम के 4 बजे थे। गाड़ी के आने में अभी 2 घंटे बाकी थे। लिहाजा मैंने रिसीवर उठाकर CID के चीफ के घर का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ घंटी बजी, फिर किसी खातून ने रिसीवर उठा लिया। हेलो, मैंने छूटते ही कहा, बेटी मैं रूहानी आलिम पीर सैयद शराफत अली बोल रहा हूँ, मुझे चौधरी साहब से बात करनी है। जी शाह जी, मैं उन्हें फ़ोन देती हूँ। चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद एक बारी आवाज़ आई, अस्सलामु अलैकुम शाह साहब, इस गुनहगार को कैसे याद किया, फरमाइए मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ। चौधरी साहब, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आज शाम का वक्त दे सकें तो बड़ी नवाजिश होगी। जब चाहें तशरीफ़ ले आएँ शाह साहब, मैं आज शाम घर पर ही हूँ। तो फिर मैं 7 बजे शाम पहुँच जाऊँगा। ये कहकर मैंने रिसीवर रख दिया।
और कमरा लॉक करके लॉबी में गया। लाउंज में बैठकर ठंडा मशरूब पीने लगा। ठीक 6 बजे लॉन्ड्री की वैन होटल की बगली सड़क से गुजरती नजर आई। मैं होटल के तहखाने की तरफ चल पड़ा। लॉन्ड्री की वैन तहखाने के ढलानी रास्ते से उतरकर अंदर जा खड़ी हुई। मुलाजिम उसमें मैली चादरें वगैरह भरने लगे। मैं करीब गया तो मेरे दरवेशों ऐसे हुलिये के बायस मुलाजमों और वैन के ड्राइवर ने मुझे बड़ी अकीदत से सलाम करके मुसाफिया किया। मैंने इधर उधर की बातें की और जब वैन वापस जाने लगी तो अकबी हिस्से में बैठ गया और ड्राइवर से कहा, बेटा मुझे नहर वाले पुल पर उतार देना। बहुत बेहतर शाहजी, मगर आप मेरे पास अगली सीट पर आ जाएं। मैंने कहा, मैं पीछे ही ठीक हूँ बेटा, यहाँ जरा गर्माइश है, बाहर ठंडी हवा लग जाएगी, मुझे जुकाम हो रहा है। ये कहकर मैं मैली चादरों के ढेर पर बैठ गया। दरवाजा बंद कर दिया गया। अब ना बाहर देख सकता था और ना ही बाहर का कोई शख्स मुझे देख सकता था। वैन तय खाने से निकलकर माल रोड पर रवाना हो गई। 5-7 मिनट के बाद ड्राइवर ने अकबी हिस्से की खिड़की में से मुंह निकालकर कहा, शाहजी नहर वाला पुल आ गया है। वैन पुल की दूसरी जानिब पहुंचकर रुक गई। मैं नीचे उतर आया, ड्राइवर का शुक्रिया अदा किया और तेजी से ढलान उतरकर दरख्तों में से होता आगे बढ़ गया। काफी आगे जाकर मैं मियां मीर कॉलोनी में निकल आया। एक चौराहे से रक्शा लिया और उसे चीफ की कोठी की तरफ चलने को कहा। यह इलाका शहर से बाहर काफी फासले पर था। वहां तक पहुंचते पहुंचते शाम के 6:30 बज गए। चीफ चौधरी साहब बड़ी खंदा पहचानी और अकीदतमंदी के जज्बात से मिले और मुझे मेहमान खाने में बिठाकर पूछा कि मैं क्या पीऊंगा। कुछ देर इधर उधर की बातें होती रहीं। मैंने शरबत खत्म किया तो चौधरी साहब ने पूछा कि मैं उनसे कौन सी खास बात करना चाहता हूँ। मैंने अपने पत्ते चौधरी साहब के आगे उलट दिए, अपनी सारी कहानी शुरू से आखिर तक उन्हें सुना दी। फिर भारतीय कोड बुक, रेडियो ट्रांसमीटर और V2 गोलियां भी दिखा दी। उन्हें बताया कि किस तरह मैंने कुतुबुद्दीन को V2 गोली नहीं खिलाई, बल्कि अपना रूहानी असर डालकर उसे कायल किया कि वो हर हफ्ते हुकूमत की किसी न किसी पॉलिसी पर नुक्ताचीनी करता रहे ताकि भारतीय इंटेलिजेंस मेरी कारगुजारी से मुतमईन रहे। मैंने शबाना का भी पोल खोल दिया। चौधरी साहब गहरी खामोशी और तवज्जो से मेरी कहानी सुनते रहे। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो उन्होंने कोड बुक, V2 गोलियों का पैकेट और रेडियो ट्रांसमीटर अपने कब्जे में लेते हुए जेब से पिस्तौल निकालकर उसका रुख मेरी तरफ करते हुए कहा, शाहजी मैं आपको पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। मुझ पर जैसे बिजली सी गिर पड़ी। चौधरी साहब ने अपने नौकर को आवाज देकर बुलाया और उसे हुक्म दिया कि थाने फोन करके पुलिस को तलब करे। मैं सर पकड़कर बैठ गया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।